लिखो सहरिया, लिखो आप, लिखिएगा सहरिया जनजाति। देखो भाई, सहरिया जो जनजाति है ना, ये सहरिया शब्द शहर से आया है, और शहर का अर्थ होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। इस शब्द से लिया गया है, और जिसका अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। सहरिया जनजाति की उत्पत्ति राजपूतों से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? राजपूतों कि राजपूतों से उत्पत्ति मानी जाती है, और इसका सूचक भी है कि इनके जितने भी गोत्र हैं वो राजपूतों से मिलते जुलते हैं। इनका एक गोत्र है देवड़ा, ये राजपूतों में आता है। इनका एक गोत्र है सोलंकी, ये भी राजपूतों में आता है। इनका एक गोत्र है चौहान, ये भी आपके कहाँ आता है? राजपूतों में। इनका एक गोत्र है राठौड़। ठीक है ना? तो इनकी जो उत्पत्ति है राजपूतों से मानी जाती है, और इनके गोत्र इस बात को इंगित करते हैं। कौन इंगित करते हैं? गोत्र। इनके जो गोत्र हैं देवड़ा, सोलंकी, चौहान, राठौड़, मतलब राजपूतों से मिलते जुलते, चुनावत वगैरह ऐसे गोत्र हैं। किनके? सहरियाओं के। ये इस बात को इंगित करते हैं कि इस जनजाति के जो लोग हैं वो आपके कहाँ से हैं, मतलब के किन से हैं? राजपूतों से। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो आपके लंदन में है ना, इसने एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ हिस्ट्री, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स, ऑफ हिस्ट्री एंड ट्राइब्स नाम से एक लेटर प्रकाशित किया, और उसमें इसकी उत्पत्ति राजपूतों से मानी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ हिस्ट्री एंड ट्राइब्स, इस नाम से लेटर था, और इसमें इसकी उत्पत्ति किससे मानी गई बताओ? राजपूतों से मानी गई। किसकी? सहरिया की। सहरिया जनजाति राजस्थान में सबसे अधिक 99% 12 जिले में रहती है। कहाँ रहती है? 12 में ये शाहबाद और किशनगढ़ में रहती है। 12 में कहाँ रहती है? शाहबाद एवं किशनगढ़ में आपके कौन रहती है? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति के जो गांव होते हैं, या जहां घरों का समूह मिलता है, घरों का समूह मिलता है, उसे आपके सहरना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहरना। और इनका जो मुखिया होता है, सहरना का जो मुखिया होता है, उसे कोतवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोतवाल। सहरिया जनजाति में भी हाथों पर गुदवाने की प्रथा है, कि गुदवाने की प्रथा इनकी जो है इनमें भी पाई जाती है। दूसरा ये है कि सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सीतावाड़ी। और सीतावाड़ी कहाँ पर है? 12। ठीक है। सीतावाड़ी जो मेला भरता है, इसमें ये क्या करते हैं कि इनके कोई भी गुजर जाता है, उस व्यक्ति को यहाँ तर्पण देने का कार्य करते हैं इस मेले में। दूसरी इनकी परंपरा ये है कि ये किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत तीसरे दिन उसकी राख और हड्डियां एकत्रित करते हैं। तीसरे दिन राख एवं हड्डियां एकत्रित करते हैं। ये हम सब में है ये परंपरा, और इनको एकत्रित करके एक कलश में भरा जाता है, और कलश में भरकर उसे कपिल धारा जो है ना, सीतावाड़ी में एक छोटी सी नदी है जिसे बाणगंगा भी कहा जाता है, कपिल धारा और बाणगंगा भी कहते हैं, इस नदी में प्रवाहित कर देते हैं। और ये कहाँ करते हैं? सीतावाड़ी में। और ये परंपरा हमारे भी है, क्या तीसरे दिन हम लोग जो है किसी कलश में या बर्तन में जो है उनकी अस्थियां लेते हैं, और उसको सौरोजी, गंगा जी, हरिद्वार जहां भी हम जाते हैं वहां उसे प्रवाहित करके आते हैं। पूर्वजों करते कि नहीं करते? ठीक है ना? हाँ, जो भी आप कहते हैं। तो तीसरे दिन ये राख एवं हड्डियां, मरने वाले जो होता है मृत व्यक्ति की हड्डियां, राख इकट्ठी करते हैं, और एक कपिल धारा या बाणगंगा में बहाते हैं। इनसे ये परंपरा हम तक आई है, इनसे आई ये परंपरा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जहां जितनी भी परंपराएं, उन पर पहला हक आदिवासियों का माना जाता है, जनजातियों का माना जाता है। तो किसी न किसी जनजाति से हमारे लोग भी सीखे, और ये लोग कपिल धारा या बाणगंगा, जो कि आपके कहां पर? सीतावाड़ी में जो मेला भरता है, यहाँ एक नदी है छोटी सी, है ना, तो वहां उसमें प्रवाहित करते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पर वाल्मीकि जी का मेला भरता है। वाल्मीकि को ये अपना क्या मानते हैं? गुरु मानते हैं। ठीक है। इस जनजाति के लोग कभी भी भीख नहीं मांगते, कभी भीख नहीं मांगते इस जनजाति के लोग, चाहे भूखे मर जाएं। इसीलिए
कुपोषण के ये लोग शिकार हो रहे हैं क्योंकि इनके पास संसाधनों का अभाव है। तो कुपोषण का शिकार होने के कारण इनमें आपके जो नवीन पीढ़ियां हैं वो लगातार मरती जा रही हैं, तो इसमें मृत्यु दर बहुत अधिक हो गया। इसलिए भारत सरकार ने इसे आदिम जनजाति में रखा है। किस जनजाति में रखा है? आदिम जनजाति के, इसे आदिम जनजाति में रखा है कुपोषण के कारण, क्योंकि मृत्यु दर इतनी अधिक हो गई कि ये लोग लगातार मरते जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आता है कि बताइएगा राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो आदिम जनजाति है? बताओ कौन सी है? सहरिया। कौन सी? सहरिया। कि सहरिया आदिम जनजाति है। ये लोग अपने मकान जो है, कच्चे मकान पेड़ों के ऊपर बनाते हैं, जिसे मचान कहते हैं अपन। क्या कहते हैं? मचान। लेकिन ये उन कच्चे जो मकान, पेड़ों पर बनाए गए जो मकान होते हैं, पेड़ों पर बनाए गए मकान जो होते हैं, बनाए गए मकान जो होते हैं, उसे ये लोग गोपना कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपना। अपन लोग क्या कहते हैं? मचान। ये लोग क्या कहते हैं? इसे गोपना कहते हैं। कि पेड़ों पर बनाए गए मकान को ये क्या कहते हैं? गोपना कहते हैं। बताओ सहरिया जनजाति आप किस शब्द से बनी है? सहर, जिसका अर्थ क्या होता है? जंगल। इनकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? इसका उल्लेख इनके किससे पता चलता है? गोत्र से। क्या राजपूतों के समान इनके क्या होते हैं? गोत्र होते, जैसे और राठा। 99% इस जनजाति के लोग राजस्थान में कहाँ मिलते हैं? 12 में किन तहसीलों में? ठीक है। दूसरी बात यह है कि किशनगंज सावाद और कहाँ मिलते हैं? किशनगंज। दूसरा ये है कि इस जनजाति के लोगों के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एक लेटर जारी किया गया था जिसमें इनकी उत्पत्ति का उल्लेख है। वो लेटर का नाम क्या है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ हिस्ट्री एंड ट्राइब्स। ठीक है। इस जनजाति के गांव या घरों के समूह को क्या कहते हैं? सैन। इसके मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल। इनमें कौन सी प्रथा प्रसिद्ध है? गुदवाने की प्रथा। और गुदवाने की प्रथा और इनके लिए मेला कौन सा बड़ा भरता है? सीतावली। यदि कोई व्यक्ति इनमें मर जाए तो तीसरे दिन उसकी राख एवं हड्डियां जो है कलश में भरकर कहाँ बहाई जाती हैं? कपिल धारा और बाणगंगा। और ये कहाँ पर है बताओ? सीतावली। वहीं दूसरी बात यह है कि सहरिया जनजाति के जो आध्यात्मिक जो वो गुरु माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। इन्हीं का मेला कहाँ भरता है? सीतावली। इनके पेड़ों पर बनाए गए मचान को क्या कहते हैं? गोपना। और इसको भारत सरकार ने किस जनजाति में रखा है? आदिम जनजाति। कुपोषण के कारण किस जनजाति में रखा है? आदिम। किसमें? आदिम में। क्लियर? पक्का? तो लिखिएगा आप। लिखो सहरिया। लिखो यह शब्द सहरिया जनजाति शब्द सहर शब्द से आया है। सहर शब्द से आया है। और एग्जाम टाइम में आपको भील और सहरिया ही पढ़ के जाना है बस। भील और क्या? सहरिया। देख लेना, इन दो के अलावा आएगा ही नहीं। क्या कह रहे हो? फिर लिखो नेक्स्ट में। हाँ बिल्कुल। तो शहर शब्द से आए जिसका अर्थ जंगल है। बिल्कुल 4 चरणों में होगी एग्जाम। किससे आए बताओ? शहर शब्द से आए। शहर का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। ओके। इनकी उत्पत्ति राजपूतों से मानी जाती है। इनकी उत्पत्ति राजपूतों से मानी जाती है। इनकी उत्पत्ति राजपूतों से मानी जाती है। और लिखो इनके गोत्र इस बात को इंगित करते हैं कि ये राजपूत है। इनके गोत्र राजपूतों से क्या है? इंगित राजपूतों के से मिलने वाले गोत्र करते हैं। क्या लिखा आप लोगों ने? हाँ
इनके गोत्र इस बात को इंगित करते हैं कि इनकी उत्पत्ति राजपूतों से हुई। ठीक है, लिखो इनके गोत्र हैं जैसे देवड़ा, सोलंकी, चौहान, राठौड़। इनके गोत्र हैं जैसे देवड़ा, सोलंकी, चौहान, राठौड़। फिर लिखो इस जनजाति के लोग, इस जनजाति के लोग राजस्थान में सबसे अधिक, इस जनजाति के लोग राजस्थान में सबसे अधिक 12 जिले में मिलते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक 12 जिले में मिलते हैं। और लिखें 12 जिले में ये सबसे अधिक, 12 जिले में ये सबसे अधिक शाहबाद और किशनगंज में मिलते हैं। 12 जिले में ये सबसे अधिक शाहबाद और किशनगंज में मिलते हैं। शाहबाद और कहाँ मिलते हैं? किशनगंज में मिलते हैं। शाहबाद और कहाँ मिलते हैं? किशनगंज में। फिर लिखे इस जनजाति के गांव या घरों के समूह को, गांव या घरों के समूह को सहरना कहा जाता है। सहरना कहा जाता है। सहरना। गांव या घरों के समूह को क्या कहा जाता है? सहरना कहा जाता है। फिर लिखो, सहरिया जनजाति के मुखिया को, सहरिया जनजाति के मुखिया को जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोतवाल। फिर लिखो सहरिया जनजाति में कोतवाल कहा जाता है। लिख सकते हो ना? फिर लिखे सहरिया जनजाति में गुदवानी की प्रथा, सहरिया जनजाति में गुदवानी की प्रथा प्रचलित है। हाथों पर है ना नाम वगैरह। गुदवानी की प्रथा प्रचलित है। फिर लिखो सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला, सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला सीतावाड़ी 12 में भरता है। सबसे बड़ा मेला सीतावाड़ी कहाँ भरता है? 12 में भरता है। कहाँ भरता है बताओ? सीतावाड़ी 12 में। फिर लिखो इस जनजाति में यदि कोई व्यक्ति, इस जनजाति में यदि कोई व्यक्ति गुजर जाता है या उसका देहांत हो जाता है, यदि कोई व्यक्ति गुजर जाता है या उसका देहांत हो जाता है, गुजर जाता है या क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है, तो तीसरे दिन उसकी राख एवं हड्डियां एकत्रित की जाती हैं। तो तीसरे दिन उसकी राख एवं हड्डियां एकत्रित की जाती हैं।
हड्डियां एकत्रित की जाती हैं, जिन्हें सीतावाड़ी 12 में, जिन्हें सीतावाड़ी 12 में, कपिल धारा या बाणगंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। सीतावाड़ी 12 में कपिल धारा या बाणगंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। सीतावाड़ी 12 में कपिल धारा या बाणगंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है, तो लिखो ये अपना आराध्य देव या गुरु, आराध्य देव या गुरु वाल्मीकि जी को मानते हैं। ये अपने आराध्य देव या गुरु वाल्मीकि जी को मानते हैं। आराध्य देव या गुरु वाल्मीकि जी को मानते हैं। देव या गुरु किसे मानते हैं? वाल्मीकि जी को मानते हैं। गुरु वाल्मीकि जी को मानते हैं। फिर लिखो सहरिया जनजाति में कुपोषण के कारण मृत्यु दर तेजी से बढ़ी है। सहरिया जनजाति में कुपोषण के कारण मृत्यु दर तेजी से बढ़ी है। मृत्यु दर तेजी से बढ़ी है, इसलिए इसे केंद्र सरकार ने इसे आदिम जनजाति में रखा है। केंद्र सरकार ने इसे आदिम जनजाति में रखा है। क्या कब रखा गया? 18 में। हाँ, जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बने ना, तब ये हाँ होगा कि केंद्र सरकार ने इसे किस में रखा? आदिम जनजाति। 2018 के कार्यकाल में रखा। ओम बिरला ने 14 में मांग की, लेकिन उस समय उनकी बात को नहीं सुना गया। जब ये खुद लोकसभा अध्यक्ष बने तब सरकार ने इसको आदिम में रख लिया। अर्जुन मुंडा इसके मंत्री हैं। जनजाति मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। उन्होंने इसको सहमति दी झारखंड से। ठीक है ना, कि जनजाति जो मंत्री है ना वो अर्जुन मुंडा है, तो उन्होंने इसकी सहमति जता दी 2018। फिर लिखे नेक्स्ट में, मांग तो 77-78 से चल रही थी इसकी। सन 77-78 में शहरी विकास कार्यक्रम लाया गया था राजस्थान में, लेकिन मांग पूर्ति जो है वो इस कार्यकाल में हुई मोदी सरकार में आकर। इसलिए क्वेश्चन आ जाता है, नया है। ठीक है ना, तो केंद्र सरकार ने इसे किस में रखा है बताओ? आदिम जनजाति में। अब देखो सहरिया जनजाति के जो घर हैं, ये थोड़ी लिखे अपने गोपना कहते हैं। देखो सहरिया जनजाति के लोग अपने कच्चे घर जब पेड़ों पर बनाते हैं, अपने कच्चे घर पेड़ों पर बनाते हैं, कच्चे घर पेड़ों पर बनाते हैं, तो उसे गोपना या कोरुआ कहते हैं। उसे गोपना या कोरुआ कहते हैं। गोपना या कोरुआ कहते हैं। गोपना या कोरुआ कहते हैं। ठीक है, और यदि ऐसे कच्चे घर ये स्थल पर बनाए, मतलब सामान्य बनाए, पेड़ों पर ना बनाए, तो जमीन पर बनाए, तो उसे टापरी कहते हैं। क्या कहते हैं? टापरी। लिख लो आप, सहरिया जनजाति के घर जब स्थलीय क्षेत्रों पर बनाए जाते हैं, भाई पेड़ों पे बनाए तो गोपना, स्थल पर बनाए जाते हैं तो उन्हें टापरी कहते हैं। स्थल पर बनाए जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं? टापरी। क्या कहा जाता है बताओ? टापरी कहा जाता है।
ठीक है, बताओ सहरिया जनजाति आपके किस शब्द से बना है? शहर। शहर का अर्थ क्या होता है? जंग होता है। सबसे अधिक सहरिया जनजाति किस जिले में मिलती है? 12 में। कहाँ मिलती है? शाहबाद और किशन में। आपके सहरियाओं की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? राजपूतों से। राजपूतों के गोत्र इस बात को इंगित करते हैं कि ये लोग कौन थे? राजपूत थे। दूसरी बात ये है कि ये अपना आराध्य देव किसे मानते हैं? इनका सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? सीताबाड़ी में जो मेला भरता है, उस मेले के दौरान ये तर्पण किन्हें देते हैं? पूर्वजों को। किसे देते हैं? पूर्वजों। दूसरी बात यह है कि सहरिया जनजाति में जो आपके मृत्यु होती है तीसरे दिन, अस्थियां विसर्जन का कार्य किस धारा में होता है? जैसे ये क्या कहते हैं? बाणगंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाणगंगा। दूसरी बात, सहरिया को केंद्र सरकार ने किस में रखा है? आदिम जनजाति। आदिम जनजाति में रखने का कारण क्या है? मृत्यु दर का अधिक होना, इसलिए इसको आदिम में रखा है। और इनके पेड़ों पर बनाए गए घर क्या कहलाते हैं? गोपना या कोरुआ। और इनके स्थल पर बनाए गए मकान क्या कहलाते हैं? टापरी। क्या कहलाते हैं? टापरी। दूसरी बात, इनके जो समूह, घरों के समूह होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सहरना। क्या कहलाते हैं? सहरना। लिखा है ये मैंने। और उनका जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? कोतवाल। क्या कहलाता है? कोतवाल। अब देखो, ये स्थानीय देवताओं की पूजा करते हैं, और स्थानीय देवताओं में ये पूजा जो करते हैं वो सबसे पहले तेजाजी की करते हैं। मतलब ये स्थानीय देवताओं में तेजाजी की भयंकर पूजा करते हैं। मतलब ये मानो तेजाजी के पक्के भक्त हैं। मतलब बात बात में तेजाजी तो इनके उस पर रहता है, जुआ पे। इतना किसी के रहे या ना रहे, तेजाजी। और ये जो है ना, ये बिल्कुल नहीं खाते, झूठी कसम। और दूसरी बात ये है कि ये तेजाजी के बाद में आपके भैरव जी की पूजा करते हैं। किसकी? भैरव। ये स्थानीय देवताओं में पूजा करते हैं, लेकिन पहले नंबर पे किसकी करते हैं? तेजाजी। दूसरे पे किसकी करते हैं? भैरव। तो लिखो आप, लिखो सहरिया जनजाति के व्यक्ति या सहरिया जनजाति के द्वारा स्थानीय देवताओं में तेजाजी और भैरव जी की पूजा की जाती है। तेजाजी और भैरव जी की पूजा की जाती है। सहरिया जनजाति में स्थानीय देवताओं में, सहरिया जनजाति में स्थानीय देवताओं में तेजाजी और भैरव जी की पूजा की जाती है। हाँ बिल्कुल, है ना, शराब चढ़ाते हैं भैरव जी के। तेजाजी और भैरव जी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ठीक है ना। स्थानीय देवताओं में ये तेजाजी और किसकी पूजा करते हैं? भैरव जी। अब देखो, ये जो है ना, सहरिया जनजाति के लिए तेजाजी का सबसे बड़ा मेला कहां भरता है? 12 जिले में भरता है भैरवगढ़ का मेला। और ये सबसे बड़ा मेला है तेजाजी का, सहरिया जनजाति का। और ये 12 जिले में भरता है। यहाँ तेजाजी का बहुत बड़ा स्थान है। तो लिखें आप, लिखो सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा तेजाजी का मेला, सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा तेजाजी का मेला, सबसे बड़ा मेला भैरवगढ़ का मेला 12 जिले में भरता है। भैरवगढ़ का मेला किस जिले में भरता है? 12। भैरवगढ़ का मेला 12 जिले में भरता है। इस मेले को भंवरगढ़ का मेला भी कहते हैं। इस मेले को भंवरगढ़ का मेला भी कहते हैं। भंवर, एक भंवर जी थे इनके सहरियाओं में, जिन्होंने तलवारों से लेकर संघर्ष किया था बहुत बड़ा, तो इसलिए उसको भंवरगढ़ का मेला भी कहते हैं। इसे भंवरगढ़ का मेला भी कहते हैं। भंवर जानते हो ना, भंवर सिंह, हाँ ओके, कंवर सिंह, हाँ ये बहुत खतरनाक थे भंवर जी। तो इन्होंने तेजाजी का नाम लेकर, है ना, मतलब वहां के जागीरदार था एक, उससे टक्कर ली थी बहुत जबरदस्त, सिर कट गया, उसके बाद भी तलवार चलाई। इसलिए इसको यहाँ पे तेजाजी का मेला तभी से भरता है, और इसको भंवरगढ़ का मेला भी कहते हैं। किसका मेला कहते हैं? भंवरगढ़ का मेला। अब लिखो, देखो सहरिया जनजाति के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र,
या सहरिया जनजाति के वस्त्र, ये लास्ट में लिखाएंगे। अब रह गया तो लिखा दिया आपने। बताओ सहरिया जनजाति के वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र को क्या कहते हैं? रेज कहते हैं। लिखो रेज, रेज नहीं पढ़ा होगा आपने, लिखो सहरिया जनजाति के महिलाओं के वस्त्र को, महिलाओं के विशेष प्रकार के वस्त्र को, ये आ चुका है एग्जाम में। सहरिया जनजाति की महिलाओं के विशेष प्रकार के वस्त्र को रेज कहते हैं। विशेष प्रकार के वस्त्र को क्या कहते हैं? रेज। ये आपके क्वेश्चन स्कूल लेक्चर में पूछा गया है हिस्ट्री में, क्योंकि उनके ये भी आता है। क्या कहते हैं? रेज कहते हैं। अब पुरुष जो वस्त्र पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? अंगरखी या सलूका। पुरुषों के वस्त्र को लिखो, पुरुषों के वस्त्र अंगरखी या सलूका। अंगरखी या सलूका। पुरुष घुटने तक धोती पहनते हैं, उस धोती को पंछा कहते हैं। लिखो सहरिया जनजाति के पुरुष घुटनों तक धोती पहनते हैं, घुटनों तक धोती पहनते हैं। घुटनों तक धोती पहनते हैं, जिसे पंछा कहते हैं। पंछा, ये तो पढ़े होंगे आपने, ये नहीं बताए? रेज, अंगरखी, सलूका, पंछा लग जाएगी आपको, बता दें। अब देखो घुटनों तक धोती पहनते हैं, जिसे आपके क्या कहते हैं बताओ? पंछा कहते हैं। क्या इस जनजाति के लोग घुटनों तक धोती पहनते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पंछा कहते हैं। क्या कहते हैं? पंछा। क्या यार पूछा था मैंने, उन्होंने तो दे दिया, लेकिन वो मैंने जिससे पूछा ना, एक है अपने दुकान वाले हैं, उनकी क्या वो लड़कियों को देते हैं, लड़कियों के लिए तो दे देंगे, वो 25 को खाली हो रहा है उनका, वो तो मैंने कह दिया। तो उनकी ठीक है, एक बार बात कर लेंगे। है, मैं बता दूंगा, पास में ही है, ज्यादा नहीं है, मदर से ना इसके पास में ही है। ठीक 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 ठीक। चलो भाई, हाँ जी, कि क्या कहा आपने? नेक्स्ट में अगर की सलूका और क्या हो गया आपके? पंछा हो गया। अब देखो ये जो आपके सहरिया जो जनजाति है, कौन सी जनजाति है? सहरिया। तो सहरिया जनजाति में आपके जैसे इनकी स्थानीय देवताओं की पूजा होती है, तो इनके जो पूजने के जो स्थान होते हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे जहां पर किसी देवता की मूर्ति लगा दी, उसका ठान बना दिया, स्थान बना दिया, थान बना दिया, उसे ये क्या कहते हैं? ये वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। तो लिखो आप, देखो सहरिया जनजाति के पितृ या देवताओं के जो स्थान बनाए जाते हैं उसे वर्ग कहा जाता है। सहरिया जनजाति के पितृ या देवताओं के स्थान बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। सहरिया जनजाति के पितृ या देवताओं के स्थान बनाए जाते हैं तो उसे वर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब 4-5 बातें और लिखनी है, बस हो गई सहरिया। बताओ सहरिया जनजाति का जब विवाह होता है तो पुरुष कितने फेरे लेता है और महिलाएं कितने लेती है? भाई कुल 7 फेरे होते हैं। चार, कई जगह 4 है, किसी के 3.5 है ना, आधा, किसी के 7 है। ये ध्यान में रखना, सहरिया जनजाति में
कुल 7 फेरे होते हैं, जिनमें 6 फेरे तो पुरुष लेते हैं, और अंतिम जो 7वां फेरा होती है ना, वो आगे आकर कौन लेती है? वधू लेती है, महिला लेती है। 6 फेरे में आगे कौन होता है? पुरुष। और 7वें फेरे में आगे कौन होती है? महिला। तो लिखें आप, अपने यहाँ कितने फेरे होते हैं? 4 होते हैं। बताओ उनमें पुरुष कितने? 3 कौन लेती है? हाँ, तो लिखो आप। अच्छा अच्छा, लिखो सहरिया जनजाति में कुल 7 फेरों में, अरे तो ले लेना बाद में, नौकरी लगने के बाद फेरे, तो पहले लिख लो ये। लिखो सहरिया जनजाति में कुल 7 फेरे होते हैं। कितने फेरे होते हैं? हाँ, 7 फेरों के 7 जन्म। कुल 7 फेरे होते हैं, जिनमें 6 फेरे पुरुष के द्वारा लिए जाते हैं, 6 फेरे पुरुष के द्वारा लिए जाते हैं, और 7वां फेरा या अंतिम फेरा महिला के द्वारा लिया जाता है। 7वां फेरा या अंतिम फेरा महिला के द्वारा लिया जाता है। 7वां या अंतिम फेरा किसके द्वारा लिया जाता है? महिला। महिला आगे रहती है, पुरुष पीछे रहता है। पहले में पुरुष आगे होता है 6 में, महिला कहाँ होती है? पीछे होती है। हाँ, अब लिखें, लिखो सहरिया जनजाति के लोग, सहरिया जनजाति के लोग मिट्टी से, सहरिया जनजाति के लोग मिट्टी से घर का निर्माण करते हैं, जिसे कोठी कहते हैं। घर का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कोठी कहते हैं। पहले अपने घरों में होती ना कोठी। हाँ, ठीक है, कोठी होती, कोठी कहा जाता है। अब देखो, कोठी भी इनके 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है छोटी कोठी, जो छोटी सी होती है, मिट्टी से बनी होती है, तो छोटी कोठी को तो कुसला कहते हैं। ये क्या कहते हैं? कुसला। और एक अनाज भरने की होती है, जिसमें आपकी बाजरी वगैरह ये भरते हैं, उसको बेडेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेडेरी। छोटी कोठी में रखते होंगे इनके कोई सामान वामान रखते होंगे यार। लिखो, सहरिया जनजाति के लोग जो छोटी कोठी बनाते हैं, सहरिया जनजाति के लोग जो छोटी कोठी बनाते हैं, उसे कुसला कहते हैं। और अनाज के लिए जो कोठी बनाते हैं, उसे बेडेरी कहते हैं। अनाज के लिए जो कोठी बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बेडेरी कहते हैं। छोटी कोठी कुसला, और अनाज के लिए बनाई तो उसे क्या कहते हैं? बेडेरी कहते हैं। हाँ, भेडेरी। क्या उसे क्या कहते हैं? बेडेरी कहते हैं। छोटी कोठी कुसला और अनाज के लिए बनाई, उसे क्या कहते हैं? बेडेरी कहते हैं। अब देखो, इस समय हमारे सहरियाओं के लिए एक संस्था काम कर रही है। उस संस्था का नाम है मामुनी, जो सहरिया उत्थान के लिए काम कर रही है। सहरिया विकास कार्यक्रम कब चला? 1977 और 78 ईस्वी में। कौन सा कार्यक्रम चला बताओ? सहरिया विकास कार्यक्रम। तो लिखो आप, लिखो सहरिया उत्थान के लिए, सहरिया उत्थान के लिए राजस्थान में, सहरिया उत्थान के लिए राजस्थान में, राजस्थान में वर्तमान में, राजस्थान में वर्तमान में मामुनी नामक संस्था कार्य कर रही है। मामुनी नामक संस्था कार्य कर रही है। मामुनी नामक संस्था कार्य कर रही है। कौन सी संस्था कार्य कर रही है? मामुनी।
ये सहरिया उत्थान के लिए कार्य कर रही है। फिर लिखो केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 1977 और 78 ईस्वी से वर्ष 1977 और 78 ईस्वी से 77 और 78 ईस्वी से सहरिया विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 1977 और 78 ईस्वी से सहरिया विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौन सा कार्यक्रम? सहरिया विकास कार्यक्रम। फिर लिखें सहरिया जनजाति का प्रतीक चिन्ह कुल्हाड़ी को माना जाता है। सहरिया जनजाति का प्रतीक चिन्ह कुल्हाड़ी को माना जाता है। सहरिया जनजाति का प्रतीक चिन्ह कुल्हाड़ी को माना जाता है। प्रतीक चिन्ह किसे माना जाता है बताओ? कुल्हाड़ी को माना जाता है। ठीक है, अब लास्ट ये लिख दो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ हिस्ट्री एंड ट्राइब्स। लिखो सहरिया जनजाति के लिए सहरिया जनजाति के लिए ठीक है, लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक शोध पत्र प्रकाशित किया गया। एक शोध पत्र प्रकाशित किया गया जिसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ हिस्ट्री एंड ट्राइब्स के नाम से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ हिस्ट्री एंड ट्राइब्स के नाम से प्रकाशित किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ हिस्ट्री एंड ट्राइब्स के नाम से प्रकाशित किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ हिस्ट्री एंड ट्राइब्स के नाम से प्रकाशित किया। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ हिस्ट्री एंड ट्राइब्स के नाम से प्रकाशित किया। और इस शोध पत्र में सहरियाओं की उत्पत्ति राजपूतों से मानी गई। इस शोध पत्र में सहरियाओं की उत्पत्ति राजपूतों से मानी गई। सहरियाओं की उत्पत्ति राजपूतों से मानी गई। किससे मानी गई बताओ? राजपूतों से। क्लियर? और इसी के साथ सहरिया कंप्लीट। अब लिखो सांसी जनजाति। लिखो सांसी छोटी सी है, 5-7 लाइन में सांसी हो जाएगी। लिखो बताओ सहरिया में लाइन कम हुई कि नहीं हुई? भील और मीणा से तो कम ही हुई है ना। अब सांसी में देखो 5 ही रह जाएंगे, 5 या 7 है ना। सांसी भरतपुर में मिलती है। क्या? मूल भरतपुर के सांसी। क्या कह रहे हो? सांसी। लिखो सांसी जनजाति। लिखो सांसी जनजाति। लिखो यह राजस्थान में सबसे अधिक भरतपुर जिले में मिलती है। सांसी जनजाति राजस्थान में भरतपुर जिले में मिलती है।
भरतपुर जिले में मिलती है। किस जिले में मिलती है? भरतपुर। क्या सबसे अधिक भरतपुर में मिलती है? अब देखो, इस जनजाति की उत्पत्ति है ना सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। किस व्यक्ति से मानी जाती है? सांसमल। सांसमल एक आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान था, व्यक्ति से मानी जाती है। और इसने उस जमाने में ना चोरी डकैती ऐसा ही काम करता था। तो इसी के वंशज बाद में क्या कहलाए? सांसी कहलाए। और सांसी, ये सांसमल के दो बेटे हुए, एक तो बीजा और एक मेला। बीजा और कौन हुआ? मेला। इनके नाम पर मतलब बीजा और मेला जो है, इनके जो बच्चे हुए ना, वही धीरे 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 एक बहुत बड़ी जनजाति बन गया, जिसको क्या कहा गया? सांसी। अब इनके वर्ग हैं, तो पूछ लिया जाए सांसी जनजाति के वर्ग कितने हैं? तो दो हैं, एक तो बीजा और एक कौन सा है? मेला। और ये सांसमल के बेटे थे। किसके बेटे थे? सांसमल। ये भरतपुर राजघराने में जो आपके ये आती है ना, जो शिवाजी के समय में वो डाला करते थे महलों में चढ़ने के लिए, क्या कहते थे? एक विशेष प्रकार का जीव आता है, उसके माध्यम से डकैती डालता था भरतपुर महाराज के लिए। ठीक है ना? और ये वैधानिक था, भरतपुर महाराज खुद भेजा करते थे लूटपाट मचाने के लिए, खुद भेजा करते थे। किसको? सांसमल को। ये बहुत मतलब इसको तगड़ी प्रैक्टिस थी। और ये क्या करते थे कि पड़ोसी जो भी कोई रियासत होती थी उसमें लूटपाट करते थे। तो पहले ये जाता था सांसमल, उसी के वंशज हो गए, वो क्या कहलाए? सांसी कहलाए। और आज भी देखिएगा इनमें आपराधिक प्रवृत्ति है ना विद्यमान है। आज भी ये चोरी वगैरह इस तरह के कामों में संलिप्त रहते हैं। रहते ही नहीं रहते सांसी जनजाति के लोग। और इसके दो टाइप्स हैं, एक तो बीजा और एक मेला। बीजा के तो जो बीजा वंशज है ना, वो तो मिलते हैं भरतपुर में, है ना, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, इधर मिलते हैं बीजा के वंशज तो। और मेला के वंशज मिलते हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, इधर पश्चिमी राजस्थान की तरफ, ये मेला में आते हैं। इनमें सबसे जो डेंजरस होता है ना जनजातियों में, सांसी में, वो बीजा होता है। बीजा सांसी जो है सो डेंजरस होता है, मच देन मच। औने टोने टोने टोट के सारे काम आते हैं इन लोगों को। ठीक है ना? और ये आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त क्या होते हैं? व्यक्ति होते हैं। लेकिन इनके विवाह के समय ये नारियल के गोले देते हैं। विवाह के समय क्या देते हैं? नारियल जो आता है ना, सूखा नारियल आता है, जिसे गोला कहते हैं, वो ये वर पक्ष को देते हैं। वधु पक्ष के लोग किसको देते हैं? वर पक्ष को। अपने परंपरा यहाँ ऐसी है, जयपुर वगैरह इस तरफ जाओ तो वर पक्ष के लोग वधु पक्ष को देते हैं, है ना, मतलब पतासे और गोला देते हैं। तो इसमें क्या होता है? विवाह के समय जो है वधु पक्ष वर पक्ष को क्या देता है? गोला देता है। ठीक है ना? तो लिखो आप, क्या हो गया? लिखो सांसी जनजाति। क्या हो गया? हाँ, तो पैसा ये लूटपाट करते हैं, तो पैसा तो होना ही है। लिखो सांसी जनजाति के लोग सबसे अधिक भरतपुर जिले में मिलते हैं। ये लिख लिया ना? इनकी उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से मानी गई है। इनकी उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से मानी गई है। सांसमल नामक व्यक्ति से मानी गई है। ठीक है? फिर लिखो सांसमल के दो पुत्र हुए, बीजा और मेला। सांसमल के दो पुत्र हुए, बीजा और मेला। बीजा और मेला हुआ। बीजा के वंशजों को सांसमल और मेला हुआ। फिर लिखो बीजा के वंशजों को बीजा सांसी कहते हैं, और मेला के वंशजों को मेला सांसी कहते हैं। बीजा के वंशजों को बीजा सांसी और मेला के वंशजों को मेला सांसी। फिर लिखो बीजा सांसी पूर्वी राजस्थान के जिलों में अधिक मिलते हैं। बीजा सांसी पूर्वी राजस्थान के जिलों में, राजस्थान के जिलों में अधिक मिलते हैं।
जिलों में अधिक मिलते हैं? मेला सांसी, पश्चिमी राजस्थान के जिलों में अधिक मिलते हैं। के जिलों में अधिक मिलते हैं? कौन बताओ? मेला सांसी। तो बीजा सांसी पूर्वी राजस्थान के जिलों में और मेला सांसी पश्चिमी राजस्थान के जिलों में अधिक मिलते हैं। ठीक है ना? ओके। अब देखो, इनमें ना बहिर्विवाह प्रथा प्रचलित है, मतलब बहुत सारे विवाह कर सकते हैं। और इनमें ना दो खानावदोष जाति में यदि संबंध होना है, तो खानावदोष में मतलब दो सांसी परिवारों में होना है, तो ये लोग गोला देकर संबंध कर लेते हैं। खासतौर पर वधू पक्ष वर पक्ष को देता है, जिसको संबंध करना है अपनी बेटी का, तो वो वर पक्ष को देता है। तो लिखो, आप लिखो, सांसी जनजाति में बहिर्विवाह प्रथा प्रचलित है। बहिर्विवाह प्रथा प्रचलित है। बहिर्विवाह प्रथा प्रचलित है। कौन सी? बहिर्विवाह। फिर लिखो, इस जनजाति में यदि दो खानावदोष परिवारों में संबंध होता है, ठीक है ना? दो खानावदोष परिवारों में संबंध होता है, तो वधू पक्ष के द्वारा, वधू पक्ष के द्वारा दो खानावदोष परिवारों में संबंध होता है। इस जनजाति में दो खानावदोष परिवारों में संबंध होता है, तो वधू पक्ष के द्वारा, वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष को वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष को वर पक्ष को गोला देकर संबंध कर दिया जाता है। बेटी का संबंध कर देंगे वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष को गोला देकर। गोला, हाँ, अरे ना, सूखा नारियल नहीं होता, उसे गोला ही कहते हैं, है ना? हाँ, जैसे गट कह दो आप, अपनी भाषा में क्या कह दो? गट कह दो, कि गोला देकर संबंध कर दिया जाता है ना। जो सूखा नारियल नहीं, जब नारियल हटा दें और वो होता है ना, उसको गोला देकर, ये गोला कहते हैं। वैसे तो गट्टी कहते हैं, दुनिया गट्टी कहती है, लेकिन ये क्या कहते हैं? उसे गोला कहते हैं, है ना? समझने के लिए कोष्टक में गट लिख देना, जैसे आपको समझ में आ जाए गोला क्या होता है, गोला क्या होता है, ढूंढो तो गट, है ना? आपको एग्जाम में पूछेगा तो गोला देकर ही पूछेगा। और इसी के साथ में हाँ, ये ध्यान में रखना कि, है ना, गट वट नहीं देना, वो क्या देगा? गोला, है ना? ओके। और लिखो, नेक्स्ट में लिखो, नेक्स्ट में लिखिएगा, इस जनजाति के लोग हिंदू धर्म की प्रथाओं को ही मानते हैं। सांसी जनजाति के, देखो, सांसी जनजाति के लोग हिंदू धर्म की प्रथाओं को ही मानते हैं। ठीक है ना? और अब लिखो गरासिया, लिखो गरासिया लिखेगा। देखो भैया, यदि आपको मेरी तरफ से कोई गोली गोला मिले हो तो आपने एग्जाम दिए, आप पेपर मिला लेना, अपन ने तो दी नहीं कोई गोली गोला, ठीक है? और यहां भी आपसे ये कहकर जा रहे हैं, चाहे कितने ही चरण की एग्जाम हो जा, भील और गरास सहरिया पढ़ लेना, फायदे में रहोगे, ठीक है ना? कितने चरण की एग्जाम हो जा, 10 चरण की हो जा, भील और सहरिया से ज्यादा क्वेश्चन करेगा। अब लिखो, नेक्स्ट में लिखो गरासिया, गरासिया लिखेगा। चरणों में होगी एग्जाम, बिल्कुल अलग अलग चरण में एग्जाम होगी, डिवीजन होंगे पेपर वाइज। पहले 2 चरणों में थी, अब की बार उम्मीद है कि 4 चरण में होगी। कितने चरण में? 4।
इसमें एक चरण में तो आपकी आ जाएंगी भाषा। देखो मैं बताऊं ना, एक चरण में तो आपकी आ जाएगी भाषा। भाषा का जो फर्स्ट पेपर है वो अलग से होगा, जैसे कि अंग्रेजी हिंदी वाले इनका, ठीक है। एक चरण में आपके होगी एसएस, है ना, क्या होगी, एसएस। एक चरण में आपके रखेंगे शायद मैथ को और एक में रखेंगे साइंस को। और एक ये भी हो सकता है कि भाषा जैसे दो हैं, तो जैसे कि आपके हिंदी अंग्रेजी का एक, संस्कृत और अन्य भाषाओं का एक, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, सब्जेक्ट का अलग था, वो तो पहले से ही हो रहे हैं। आपके पहले पेपर के 4 चरण हो सकते हैं। गणित वालों का अलग से होगा, साइंस वालों का अलग से होगा, एसएस वालों का अलग होगा, भाषाओं का अलग होगा। ये ना सेम पेपर नहीं होगा, अलग अलग डेज में होगा ये। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जितने कम बच्चे बैठेंगे उतने ही सेंटर कम बनाने पड़ेंगे। हाँ, इसका मुझे पता नहीं, इतनी मेरी कोई जानकारी में नहीं है। मेरी कौन सी अप्रोच है इतनी। चलो लिखो, गरासिया लिखो। गरासिया लिखेगा, वैसे मैंने जो कहा है ना वो गलत नहीं कहा, लेकिन अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि सरकार भी खुद अदर झूल में है। अब लिखे गरासिया लिखे। देखो गरासिया जो है ना, इनकी उत्पत्ति बड़ौदा से मानी गई है, और बड़ौदा में इनकी उत्पत्ति चैन पेरनी नामक स्थान से मानी है। किस स्थान से मानी है, चैन पेरनी से। हेलो, गरासिया जो जनजाति है इसकी उत्पत्ति कहां से बताओ, बड़ौदा, और बड़ौदा में कहां से मानी गई है, चैन पेरनी से। इस जनजाति के लोग राजस्थान में सबसे पहले चित्तौड़गढ़ जिले में आए। किस जिले में आए बताओ, चित्तौड़गढ़। बताओ गरासिया जनजाति की उत्पत्ति कहां से मानी गई, बड़ौदा। बड़ौदा में किस स्थान से, चैन पे। और राजस्थान में सबसे पहले कहां है, चित्तौड़गढ़। राजस्थान में इस जनजाति के लोग सबसे अधिक सिरोही जिले में मिलते हैं। किस जिले में मिलते हैं, सिरोही। सिरोही के बाद में इस जनजाति के लोग मिलते हैं उदयपुर। उदयपुर के अलावा मिलते हैं डूंगरपुर और बाकी अन्य जिलों में भी मिलते हैं, ठीक है ना। कि सबसे अधिक कहां मिलते हैं, तो सिरोही में। दूसरी बात यह है कि गरासिया जनजाति जो है राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। तीसरी बड़ी क्या है, जनजाति। जैसे दो बड़ी जनजाति तो मीणा और भील है, तो तीसरी बड़ी जनजाति जो है वो आपकी कौन सी है, गरासिया। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आता रहता है कि राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है, गरासिया। और गरासिया जनजाति का उद्भव गुजरात में कहां से हुआ बताओ, बड़ौदा। और बड़ौदा में कहां से हुआ, चैन पेरनी से। राजस्थान में सर्वप्रथम कहां है, चित्तौड़गढ़। और राजस्थान में वर्तमान में सबसे अधिक कहां मिलते हैं, कहां पर, सिरोही में मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि गरासिया जो शब्द है ना, ये गरासी से आया है। गरासी का अर्थ होता है छोटा समूह, कि जो लोग छोटे समूह में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गरासी कहते हैं। और वही लोग धीरे धीरे क्या कहलाए, गरासी। ये कभी बड़े समूह में नहीं रहते, इनके बड़े गांव नहीं मिलते, ये छोटे समूह में रहने वाले लोग हैं, जिससे जो गरासी शब्द से आया है। और धीरे धीरे यही आपकी क्या हो गया, गरासिया हो गया। क्या हो गया, गरासिया। कुछ लोगों ने इस जनजाति की उत्पत्ति राजपूतों से मानी है। किससे मानी है, राजपूतों से। लेकिन कुछ लोग इसे आदिम मानते हैं। क्या मानते हैं, आदिम, के पूर्ण आदिम है। और पहली जो सबसे प्राचीनतम जनजातियां देश की हुई हैं उनमें ये रखी गई हैं। कौन सी, गरासिया। दूसरी बात ये है कि गरासियाओं के जो घर होते हैं, ठीक है, उसे घेर कहते हैं। कि इनका जो घर होता है ना वो आपके घेर कहलाता है ना। क्या कहलाता है, घेर। कि ये लोग उसे घेर कहते हैं। जैसे घेर अपन खींचते हैं ना, बाउंड्री वगैरह करते हैं अपने मकान के चारों तरफ, लेकिन ये घरों को ही क्या कहते हैं, घेर कहते हैं। तो लिखो, आप लिखो गरासिया लिखेगा। लिखो गरासिया जनजाति का उद्भव, गरासिया जनजाति का उद्भव गुजरात के बड़ौदा में चैन पेरनी से माना जाता है।
चैनपेनी से माना जाता है। गरासी जनजाति का उद्भव गुजरात के बड़ौदा में चैनपेरनी से माना जाता है। चैन किससे माना जाता है? पेरनी से। चैनपेनी से माना जाता है, पेरनी से माना जाता है। और लिखो, यहां से इस जनजाति के लोग सर्वप्रथम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में आते हैं। सर्वप्रथम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में आते हैं। ठीक है, फिर लिखिए, वर्तमान में इस जनजाति के लोग राजस्थान में वर्तमान में इस जनजाति के लोग सबसे अधिक सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर जिले में मिलते हैं। क्या कहते हैं? कहां मिलते हैं? सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर में। फिर लिखो, गरासिया शब्द गरासी या गेरासी से आया है। गरासी या गेरासी से आया है, जिसका अर्थ छोटा समूह होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा समूह होता है। गरासिया शब्द गेरासी या गरासी से आया है, जिसका अर्थ छोटा समूह होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा समूह होता है। फिर लिखो, गरासी जनजाति के घरों को छोटा समूह होता है। ये लिख लिया, छोटा समूह होता है। स्पीड तेज है क्या? मैं तो इसलिए लिखवा रहा हूं कि 5-10 लाइन लिखाते गरासिया कंप्लीट। तो आपके भी ये रहेगा कि यार जनजाति कंप्लीट सी हुई। गरासिया के बाद में कथोड़ी बचेगी बस, और डामोर। और कथोड़ी डामोर में भी 5-5, 10-10 लाइन आएंगी, जैसे सांसी में ही है ना, ऐसे है ना। और उसके बाद मैं जनजाति कंप्लीट नहीं लिखाऊंगा। ये मैं नोट्स तो मैं अभी 2 मिनट में दे देता, मेरे पास रखे भी हैं, लेकिन नोट से ना आपको प्रैक्टिस नहीं होती। हम यही सीखे हैं कि जब जिस समय आरएस की क्लास इनको पढ़ाया करते थे, पढ़ा करते थे, तो हमें एक ही चीज सिखाई गई कि जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जब भी सिलेबस चेंज हो, ये हमें सिखाया गया था। और हम नवोदय में पढ़ते थे तब भी कि सिलेबस चेंज हो, क्योंकि सिलेबस सब जगह चेंज होते हैं, तो हमेशा जो चीज चेंज हुई है ना उसको लिखवाया ज्यादा से ज्यादा जाए। क्यों इसलिए लिखवाया जाए? एक तो उनको लिखने से प्रैक्टिस होगी, खुद जमीन पर काम करेगा, मतलब आदमी लिखेगा तो उसको जमीनी हकीकत जानेगा, और उस टॉपिक से क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। जो नया जोड़ा जाता है उसी से क्वेश्चंस आपके 100% आते हैं, चाहे पीछे से आए कि नहीं आए। ठीक है ना। ये आपने चाहे रीट में साइंस पढ़ो कि वो 3 टॉपिक जोड़े, तो देख लो तीनों और साइंस के टॉपिक को चाहे क्वेश्चन छोड़े कि नहीं छोड़े, तीनों से क्वेश्चन आएंगे। और चाहे आप अब रीट में देख लेना, जो हटाए और बढ़ाए हैं, इनमें भी जिन टॉपिक जोड़े हैं उनसे 100% क्वेश्चन आएगा। तो लिखो, आप लिखो। अब लिखेगा, गरासी या गरासिया शब्द गेरासी या गरासी से आया है, जैसे हाँ। अब लिखो, गरासिया के घरों को घेर कहते हैं। लिख लिया आपने? फिर लिखो, अच्छा जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लें, गरासिया जनजाति के घरों को घेर कहते हैं। क्या कहते हैं? घेर कहते हैं। फिर लिखो, नेक्स्ट में आपके गरासियाओं के मुखिया को सहलोत कहते हैं। हाँ, घर के मुखिया को सहलोत कहते हैं। बस गहलोत नहीं लिखा है इन्होंने।
लिखो, गरासियाओं के मुखिया को सहलोत कहा जाता है। मुखिया को क्या कहा जाता है? सहलोत। ठीक है ना? ओके, सहलोत। अब देखो, गरासिया के जो घर होते हैं ना, घर, वो घर के आगे 4 खंबे लगाकर और एक कच्ची सी झोपड़ी बना देते हैं घर के जस्ट आगे, जिसे आप बरामदा कहते हैं। लेकिन ये उस बरामदे को मेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरी। तो लिखो आप, लिखो, गरासिया जनजाति के लोग अपने घरों के आगे, अपने घरों के आगे, गरासिया जनजाति के लोग अपने घरों के आगे 4 लकड़ी के खंबे गाड़ कर के खड़े कर 4 लकड़ी के खंबे खड़े कर एक कच्ची झोपड़ी तान देते हैं। कच्ची झोपड़ी तान देते हैं, है ना? है ना? ऊपर से ऐसे स्थापित कर, मैं तो ये तो कह नहीं सकते स्थापित कर देते हैं, ताड़ना ही कहते हैं उसको, है ना? जिसे मेरी कहा जाता है, जिसे मेरी कहा जाता है, मेरी। हाँ, कि ये मेरी है ना? ओके, ओके, कि ये क्या कहलाते हैं? मेरी कहलाते हैं। अब इनके घरों में अतिथि गृह होते हैं। कैसे गृह होते हैं? अतिथि गृह। तो ये अतिथि गृह को मांड कहते हैं। गेस्ट रूम को क्या कहते हैं? मांड। तो लिखो, गरासिया जनजाति के अतिथि गृह को, मैडम, अतिथि गृह को मांड कहते हैं। गेस्ट रूम को, अतिथि गृह को क्या कहते हैं? मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? मांड कहते हैं। हाँ, अब इनके बुजुर्ग व्यक्ति जब गुजर जाते हैं ना, तो उनके स्मारक बना देते हैं। क्या बना देते हैं? स्मारक, है ना? उसे हूरे कहते हैं। हाँ, तो लिखो, देखो, गरासिया जनजाति के में मृत व्यक्तियों के स्मारक बनाए जाते हैं। मृत व्यक्तियों के स्मारक बनाए जाते हैं, उसे हूरे कहते हैं, है ना? मृत व्यक्तियों के स्मारक बनाए जाते हैं, उसे हूरे कहते हैं। ठीक है, हूरे कहा जाता है। अब इनमें ना शिव पार्वती का विवाह भी करवाया जाता है, शिव पार्वती का, और उसके लिए एक मेला आयोजित होता है शिव पार्वती विवाह के लिए, है ना? तो उस मेले को है ना मनखारो मेला कहा जाता है। और ये सबसे बड़ा मेला होता है जो आबू रोड में बढ़ता है। कहां बढ़ता है? आबू रोड, सिरोही। तो लिखो आप, लिखो, गरासिया जनजाति में शिव पार्वती के विवाह पर, गरासिया जनजाति में शिव पार्वती के विवाह पर, पार्वती विवाह पर मेला आयोजित किया जाता है। मेला आयोजित किया जाता है। क्या आयोजित किया जाता है? मेला। शिव पार्वती विवाह पर मेला आयोजित किया जाता है। अरे क्या आयोजित करते हैं? मेला आयोजित किया जाता है, जिसे मनखारो मेला कहा जाता है। मनखारो मेला। कौन सा मेला होता है? मनखारो मेला। मनखारो मेला कहा जाता है। मनखारो मेला कहा जाता है। ओके, और लिखो, राजस्थान में गरासिया का सबसे बड़ा मनखारो मेला, राजस्थान में गरासिया का सबसे बड़ा मनखारो मेला आबू रोड, सिरोही में भरा जाता है। राजस्थान में गरासिया का सबसे बड़ा मनखारो मेला आबू रोड, सिरोही में भरा जाता है। मनखारो मेला
आबू रोड सिरोही में भरा जाता है। आबू रोड कहाँ भरा जाता है? सिरोही में। कौन सा मेला भरता है बताओ? मनखारा में। क्या कह रहे हो? हाँ ये तो लिखा रहे हैं, नोट करके लिखो। लिखो ये मीणा और भील के बाद, मीणा और भील के बाद राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। मीणा और भील के बाद ये राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। मीणा और भील के बाद राजस्थान की तीसरी बड़ी क्या है? जनजाति। ये भी अपनी पूर्वजों के अस्थियों का विसर्जन करते हैं। बताओ कहां करते हैं? नक्की झील में। लिखो गरासिया जनजाति के, गरासिया जनजाति के, गरासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। अपने पूर्वजों के अस्थियों का विसर्जन करते हैं। पूर्वजों के अस्थियों का विसर्जन करते हैं। आज भी लगातार ये की क्लास यार, मर गए भाई। पूर्वजों के अस्थियों का विसर्जन करते हैं। क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं, है ना। और इन अस्थियों का विसर्जन तीसरे के दिन नक्की झील में करते हैं। इन अस्थियों का विसर्जन तीसरे के दिन नक्की झील में करते हैं। तीसरे के दिन कौन सी झील में करते हैं बताओ? नक्की झील में करते हैं। अरे बैठ गई क्या? चलो कि नक्की झील में करते हैं तीसरे के दिन। फिर एक और लिख लो, एक लास्ट लिख लो, फिर 4-5 लाइन कल बचेंगे जो लिखा देंगे। कल आपके जनजाति आधे घंटे में कंप्लीट है ना। इसके बाद में आपके लेंगे सीधा ऊर्जा संसाधन, भारत के ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन के बाद वनस्पति लेंगे। कारण क्या है कि हमारे एसएस वालों ने वनस्पति को पढ़ रखा है। वन पढ़े और किस में पढ़े? एसएस में पढ़े ही नहीं पढ़े? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन वगैरह सब पढ़ रखे हैं आपने, संस्थाएं भी पढ़ रखी है इन्होंने। तो इनके फिर क्या एसएस वाले तो हो जाएंगे फ्री, और आपके ऊर्जा संसाधन के बाद में वन हो जाएंगे जिनके नहीं हुआ है। ठीक है ना? ओके। अब लिखें आप, नेक्स्ट में लिखें कि सहरिया जनजाति जो है वो, गरासिया, इनकी एक सहकारी संस्था है। और सहकारी जो संस्था है ना उसे हेलेरू कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलेरू। ये मिलजुल कर इसमें पैसा इकट्ठा करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो लिखो आप, लिखो गरासिया जनजाति के द्वारा सहकारी संस्था बनाई गई है। गरासिया जनजाति के द्वारा सहकारी संस्था बनाई गई है। सहकारी संस्था बनाई गई है जिसे हेलेरू कहा जाता है। सहकारी संस्था बनाई गई है जिसे हेलेरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलेरू। बाकी बची इसकी 5-7 लाइनें और हैं, वो कल लिखा देंगे। और ये इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बता दी है। और कल जनजाति आपके कंप्लीट है, कल ऊर्जा संसाधन चालू कर देंगे।